तो आज हम लोग जानेंगे हमारे क्लास 10th के जियोग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में। तो ये चैप्टर किन टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों आवश्यक है ये जानेंगे, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, वो कौन कौन से जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया के अंदर जहां हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि खादर हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, उसके बाद लेटराइट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, और बहुत सारी बातें जो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर में, इस पीपीटीज में जो भी डेफिनेशन दी गई है वो आपके एनसीईआरटी से ही ली गई हैं, ताकि जब आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो। क्योंकि जब हम सेम चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम इजिली लर्न कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी कई बार समझना थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के लिए, इसीलिए यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन भी ये आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई, आप पहला पैरा जैसे ही खोलोगे वहां पे ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो देखो रिसोर्स क्या है, ठीक है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब रिसोर्स हो सकती हैं। कब? जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हम उन्हें टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करने लायक बना सके, उन्हें यूजेबल बना सके, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, ठीक है। मतलब कि मान लो कोई रिसोर्स है, ठीक है, और उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम लोग उसको प्योरीफाई करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिफाइनरीज में भेजेंगे, ठीक है। कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने अर्थ के अंदर से 10 केजी जो है वो कोई मिनरल्स निकाला, ठीक है, उसका जो कॉस्ट था वो 100 रुपए था, ठीक है। अब हम उसको जब प्योरीफाई कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट 100 से 10,000 हो जा रहा है। तो क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फेजिबल है या नहीं? इसका अल्टरनेट उससे जब सस्ता है तो हम क्यों उस रिसोर्स पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब कि सस्ता हो, ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, ठीक है, सॉरी, कोई वेजिटेरियन पर्सन है, नॉन वेजिटेरियन के केस में भी हो सकता है, लेकिन क्या है वो लोग दोनों ही खा लेते हैं तो उनके केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान लो कोई वेजिटेरियन पर्सन है, ठीक है, तो वो अगर उसके घर में या उसके आसपास कोई मीट प्रोडक्ट है तो क्या उसके लिए वो एज अ रिसोर्स है, एज अ फूड रिसोर्स वर्क कर सकता है? द आंसर इज नो। क्योंकि उसके कल्चर के अनुसार, उसके एथिक्स और मोरालिटीज के अनुसार एनिमल्स प्रोडक्ट को कंज्यूम करना गलत है, ठीक है। तो वो उसके कल्चर के हिसाब से गलत है, इसलिए वो उसे रिसोर्स नहीं मानेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी वो रिसोर्स तो हो सकता है, पर रिसोर्स होने के लिए तीन बातें फुलफिल करनी जरूरी है। वो तीन बातें कौन कौन सी है हमारी? पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, ठीक। और तीसरा हमारा जो है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तब हम उन्हें रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एयर हमारा रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है,
वाटर भी रिसोर्स है, सॉइल भी रिसोर्स है, और ट्रीज भी हमारी रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। ठीक, available in our environment involves an interactive relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, मान लो अगर हमारे पास मान लो दूध ही है और उससे हमें मिठाई बनाना है, ठीक है, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो, तो उन प्रोसेस को यूज करने के लिए, ठीक है, तीन लोगों के इंटरेक्टिव रिलेशन की जरूरत पड़ती है। पहला हमारा नेचर है, दूसरा टेक्नोलॉजी है, और तीसरा इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि देखो, नेचर हमें आ रहा है, जो रिसोर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और तीसरा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि इंश्योर करे कि कैसे क्या प्रोसेसेस होंगे ताकि एफिशिएंट तरीके से हम लोग उस रिसोर्स को यूज कर सके। यहाँ पे तुम्हारा एक डायग्राम दिया गया है जो कि मैंने एनसीईआरटी से ली गई है। देखो, सेंटर में कौन है, हमारा ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और वो तीन फैक्टर्स क्या है हमारे, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली इसका ये है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए तीन बेसिक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की आवश्यकता पड़ती है, वो है हमारा नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब देखो, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे कई प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है हमारा एबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स क्या है, ठीक है, तो देखो, रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो सभी रिसोर्सेज जो हमारे जीवित प्राणियों से आती हैं उन्हें हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। देखो, जैसे हमारा प्लांट्स है, आपको पता है ये एक लिविंग थिंग है। ठीक, एनिमल्स हैं, फिश है, फॉरेस्ट है। आप कहोगे भैया प्लांट्स कैसे, तो देखो, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, और क्या हमें टिम्बर्स भी मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है काऊ का। ठीक है, अब काऊ से भैया हमें क्या क्या मिलेगा, काऊ से देखो हमें मिल्क मिलेगा। ठीक है, हमें मिल्क मिलेगा, हम स्वीट्स बना सकते हैं उस मिल्क से, और भी कई सारे चीजें हैं जो हम लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो काउस हमारे लिए रिसोर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद फिश, तो भाई तुम लोग जानते ही हो कि फिश खाने के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन होते हैं। और उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे रिसोर्स है, देखो, फॉरेस्ट भी रिसोर्स है क्योंकि देखो ये हमारे टेम्परेचर, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद टिम्बर, फूड, और बहुत सारी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा ए बायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो अजीवित, मतलब वो प्राणी जिनमें जान नहीं होती है, उनसे आती हैं। एग्जाम्पल्स हमारा हो गया वाटर, सनलाइट, एयर, मिनरल्स। आप सबने इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं हमें और डिटेल में जाना चाहिए, तो ये टॉपिक, मतलब ये तीन चार जो ऑप्शंस है उसमें डिटेलिंग क्या है। वाटर आप सभी जानते हैं पीने के लिए काम आता है, सनलाइट हमारे ऊर्जा के लिए, विटामिन डी, फोटोसिंथेसिस, इन सभी के लिए काम आता है, प्लांट्स उस फ्रूट्स बनाते हैं इससे। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें जरूरत है। उसके बाद एयर, भाई ऑक्सीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड देन मिनरल्स, हम और आप देखो, मैं अभी अपना जो भी रिसोर्स यूज कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, वो सारे कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो देखो, इन रिसोर्सेज को बनाने के लिए कई सारे मिनरल्स जो है ना, वो REE होते हैं। क्या होते हैं हमारे, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है कई बार हमारे
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बनाने में, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, कि कितने मात्रा में कोई चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें भी दो है हमारे, रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारा, अगेन एंड अगेन, बिकॉज नेचर रिप्लेसेस देम क्विकली, क्योंकि हम इससे जितना अमाउंट में यूज करते हैं, मान लो हमने एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज किया, रिन्यूएबल रिसोर्स, तो उसे हमारा नेचर जो है, हमने एक्स अमाउंट किया तो वो 2x में उसको फिर से रिप्लेस कर देता है। इसलिए ये रिसोर्सेस हमारी रीन्यू होती रहती है, रीन्यू मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया बन जाए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी हमारी है, ठीक है, जो एनर्जी हमारी सन से आती है, ठीक। देन हमारा विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर तुम लोग जानते हो ना, जो हमारे डैम्स बनते हैं, डैम्स से हमारा फिर क्या होता है, उस डैम्स के नीचे टरबाइन लगाए जाते हैं। मान लो ये डैम है, ठीक है, ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से ये पानी डैम से गिरता है, ठीक, ऐसे नीचे गिरता है, और यहाँ पे हमारे एक मतलब फैन वैन टरबाइन लगाए जाते हैं, और यहाँ पे एक मोटर होता है, ठीक। तो जब ये पानी से नसता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और ये फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सबके घरों में पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये हाइड्रो पावर हो गया हमारा। फिर बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी आजकल बहुत चर्चा में रहती है, तो तुम लोग जानते होगे कि बायोमास एनर्जी क्या है। जैसे हमारे जो रेसिड्यू होते हैं प्लांट्स के या फिर फूड के, उससे क्या होता है, हम लोग बायोगैस बनाते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है, और मतलब ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल के उल्टा होगा। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, जो रिसोर्सेज क्विकली रिप्लेस ना की जा सके, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। एंड मे फिनिश आफ्टर यूज, और एक समय के बाद वो जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो एम्प्टी हो जाएंगी, एंड हो जाएंगे, ठीक। वो कौन कौन सी, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम पूरा, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। तो ये सारी हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखते हैं हम लोग कि, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ठीक। तो ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, और इंटरनेशनल है, ठीक है। तो देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या है, तो रिसोर्सेस ओन्ड बाय वन पर्सन। अब मान लो तुम्हारे पास, तुम लेक्चर देख रहे हो, हाँ, तुम जो सामने बैठ के देख रहे हो, तुम ही से बात कर रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास बंगलो है, गाड़ी है, और वो सारी चीजें, पीसी है, लैपटॉप है, तुम्हारा अपना फोन, टैब, या फिर लैपटॉप, या फिर पीसी, जो भी है जिसमें तुम ये लेक्चर देख रहे हो, तो वो तुम्हारा अपना पर्सनल है अगर, तो वो तुम्हारा इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया है हमारा हाउस, कार, फार्मलैंड, ठीक है। अब देखो, कम्युनिटी रिसोर्स हमारा क्या है, रिसोर्सेज यूज्ड बाय ऑल पीपल इन अ कम्युनिटी, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है, उन्हें हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, जैसे पार्क, प्लेग्राउंड, पब्लिक वेल। अब कोई तुम जाके अगर वहां कहो कि नहीं ये मेरा पार्क है, या फिर मेरा प्लेग्राउंड है, या फिर मेरा पब्लिक वेल है, लोग तुम्हें धक्के मार के वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, तो देखो, नेशनल रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू होल कंट्री, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, विलेज का नहीं है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, पर्टिकुलर मतलब एक कम्युनिटी का नहीं है, वो पूरे स्टेट का है, ठीक है। होल स्टेट मतलब होल नेशन का है। तो वो हमारा क्या है, फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, मतलब ये सब पूरे देश के लिए है, हम सब इनको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हाँ, कुछ कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे रिसोर्स हमारे पास कुछ लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उसे आप ये नहीं कह सकते कि हम वंचित रह गए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेशनल रिसोर्स होते हैं। अब हमारा है इंटरनेशनल,
मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन का नहीं, पूरे इंटरनेशनल ग्लोब का। जैसे मान लो इंडिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ चाइना का नहीं, सिर्फ भूटान का या म्यांमार का नहीं, बल्कि इन सभी नेशन का, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, ये सारे मतलब जितने देश हैं उन सब का है। तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? ओशियन है, अंटार्कटिका है, आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस में तो तुम लोग जानते हो हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ज्यादातर आउटर स्पेस में है। तो क्या वो भैया हमारा एक का है? नहीं, ये हम सब का है। हम सब कर सकते हैं वहां पे अपने रिसर्च, अपने सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो फिर क्या है हमारा, ये एक तुम लोग के बुक में दिया हुआ है। तो रिसोर्स क्या है? देखो ये नेचुरल रिसोर्स है, फिर ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, अब नेचुरल में क्या है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल मैंने तुम लोग को बता दिया। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन ये ह्यूमन में आता है। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी ह्यूमन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चार्ट है जो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है? ठीक है, तो देखो ये क्या है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है, एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये क्या कह रहा है? हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्स है वो सारा नेचर से फ्री में मिला है। कैसे मिला है? फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब कोई चीज हमें फ्री में मिल जाती है तो हम लोग उसकी वैल्यू करते हैं? नहीं, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक, अब जब किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है हमारे नजरों में तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फिर उसे एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। ठीक, तो देखो हम लोगों ने मान लिया कि ये हमें फ्री गिफ्ट्स मिली हैं। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं उस रिसोर्सेज के साथ? ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब उन्हें ऐसे यूज कर रहे हैं मतलब जिस तरह उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और ये क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे चुका है। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारा, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू पीपल्स। ठीक, अब देखो कई बार क्या होता है, हमें आवश्यकता होती है एक्स अमाउंट की, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं 10x। अब क्या होगा, जब हम 10x कर लिए तो क्या हो गया, मार्केट से 9x का शॉर्टेज हो गया। ठीक, अब 9x का शॉर्टेज हो गया तो उससे फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग या तो अल्टरनेटिव तलाश करेंगे या फिर कुछ रॉन्ग वे यूज करेंगे कि हम उस रिसोर्स को ग्रैब कर लें, उसका यूज कर लें, उसे पा लें। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हम लोग रिसोर्सेज को डिप्लीट करने लगते हैं, उन्हें बर्बाद करने लगते हैं, उन्हें खोने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब देखो क्या है ना कि कुछ रिसोर्सेज जो है ना वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास नहीं है, वो फ्यू पीपल के हैंड में है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो भाग में, एक होते हैं हमारे हैव्स और दूसरे होते हैं हमारे हैव्स नॉट्स। मतलब वो जिनके पास ये रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होते हैं हैव्स, और जो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो होते हैं हैव्स नॉट, मतलब उनके पास इसका एक्सेस ही नहीं है। तभी तो हम लोग रिसोर्स की डेफिनेशन में पढ़े थे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेस ही नहीं है तो हम इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? ठीक है, अब ये रिच और पुअर का डिवीजन क्रिएट करती है सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत ही गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ सिन दैट वी आर गिविंग टू आवर सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution एंड लैंड डिग्रेडेशन। ग्लोबल वार्मिंग से तो आज हम सब वाकिफ हैं, हम सब इससे मतलब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में
एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आजकल देखो टेम्परेचर कितना ज्यादा हो गया, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय टेम्परेचर बहुत हाई है। मतलब नॉर्मल वेदर में तो बैठना भी मतलब मानो ना ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा पानी से भीग जाऊंगा। दूसरा है हमारा ओजोन लेयर डेफिनेशन। ठीक है, अब तुम लोग को मालूम है कि ओजोन लेयर हमें क्या करता है, सन के हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो जब ये डिप्लीट हो जाएगा तो जो हमारी यूवीज रेज हैं वो क्या होंगी, ठीक है, यूवी रेज इस पर्टिकुलर ओजोन लेयर को तोड़ के और ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी। ठीक है, और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो क्या होगा, हमारी स्किन पे जाएंगे और वो क्या कॉज कर सकता है, हमारी स्किन को बर्न कर सकता है और सबसे डेंजरस जो है वो हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो आजकल देख ही रहे हो कितना ज्यादा है, हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है देख ही रहे हो, ठंडी में। और उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब मान लो कि देखो डिग्रेडेशन मतलब कि उसका जो ग्रेड है लैंड का वो डिक्रीज कर रहा है। मान लो कोई लैंड पहले 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल्स ऑफ राइस या फिर पैडी उगाती थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो सेम पीस ऑफ लैंड जो है ना वो 5 to 7 क्विंटल ऑफ पैडी या फिर राइस ही ग्रो कर पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। आने वाले फ्यूचर में हमें फूड क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या इन सब से अब बचने के लिए हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ रुक जाओ। हम्म, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है। हाँ रुक जाओ। कौन सा लिया था, क्या करूँ, रेड ले लूँ या फिर ग्रीन लूँ। एक काम करो भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आप जो है ग्रीन ले लो। ठीक है, चलो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, अब बता रहा है कि क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस तरह होना चाहिए कि वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई क्षति या फिर कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड देखो एंड कह रहा है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ये लाइन देखो, ये वर्ड प्रेजेंट, development in the present should not compromise with the needs of the future generations। मतलब कि हम जो आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन्स पे निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक, वो किसी भी तरीके से उन लोगों के लिए समझौता करने लायक ना हो कि भैया हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ दिया ही नहीं, जो कुछ भी रिसोर्स था उसे बर्बाद कर दिया, हम लोगों के लिए आगे भविष्य के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब देखो तुम लोग बताओ कि अगर इस डेवलपमेंट के डिफिनीशन को हम लोग नजरअंदाज करें, ठीक है, और डेवलपमेंट ऐसे करें कि सिर्फ प्रेजेंट का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होगा, तो एक बात बताओ, आज के बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन, नई जनरेशन होगी, वो कौन होंगे, वो हमारे अपने ही तो होंगे, हमारे कोई भाई बहन बच्चे या फिर दो जो भी हैं वही लोग होंगे। तुम बताओ क्या तुम लोग उन लोगों के लिए ऐसा फ्यूचर देना चाहते हो जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए और वो दम तोड़ दे इस धरती पे। आज देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो वो किसकी देन है, वो हमारी और आपकी ही देन है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और आगे चल के अगर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो क्या लगता है कि क्या धरती पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगा। द आंसर इज नो। आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम एसी यूज कर लेंगे, हम कोई ऐसा आइसोलेशन यूज करेंगे जहां धूप ना पहुंचे, गर्मी ना हो। ठीक है, सब समझ आ रहा है, लेकिन एक बार करके देख लो,
शायद तुम सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता लेके जीना भी मूर्खता है। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि तुम सब आज ही से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडिया को फुलफिल करो। क्या है? हम पेड़ लगाएं। ठीक है, हमें पेड़ लगाना चाहिए। ठीक, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सारी सुख सुविधाएं देनी है जो आज हमारे पास है। और सिर्फ आज जो हमारे पास है वही नहीं, बल्कि और बेटर देना। ठीक है, जिससे वो हमें याद कर सकें। हम वो क्या, क्यों यार, वो क्यों तुम्हें याद रखेंगे कि तुमने उनके लिए ऐसा ग्लोब छोड़ दिया, ऐसा धरती छोड़ दी जहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ गंदगी या सांस भी नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग को इंश्योर करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये देखो, ये मैंने तुम लोग के लिए एक एआई जनरेटेड, ठीक है, ये एक स्लाइड दे दी है। इसमें तुम्हारा वो सेम डेफिनेशन है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ये देखो हाईलाइट करके दिया, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक, अब देखो, ये देखो क्या है प्रेजेंट जनरेशन। ठीक है, ये देखो प्रेजेंट जनरेशन क्या हमें चाहिए, नो पॉल्यूशन हम लोग करें, क्लीन एनर्जी का यूज करें, हेल्दी इकोसिस्टम बनाए। ठीक है, बैलेंस्ड प्रोग्रेस हो। ठीक, और हमारे फ्यूचर वालों के पास क्या होना चाहिए? ठीक है, हेल्दी प्लेनेट हो उन लोग के पास। देखो, ये आखिर हम ही लोग तो है यार। आज हम लोग हैं यहाँ पे, आगे हमारा भी तो फ्यूचर आने वाला। हम लोग बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, तुम भी लोग बूढ़े हो जाओगे आज से 50 साल बाद। ठीक है, प्रॉस्पेरस कम्युनिटी हो, ठीक है, समृद्ध हो, शेयर्ड फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज प्रिजर्व्ड होने चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर वाली जनरेशन भी उसे इस्तेमाल कर सके। क्लीन वाटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गंदा पानी दे दिए, डायरिया हो गया, लोग मरे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में क्या कह रहा है कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग रिसोर्स है जो उसे जुडिशियस यूज कर सके उसका। जुडिशियस मतलब न्यायिक तरीके से। न्यायिक मतलब क्या होता है हमारा? बोलो क्या होता है न्यायिक मतलब? कि उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, गलत ढंग से ना हो। ठीक है, इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अब कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश की इसे बहुत आवश्यकता है कि वो रिसोर्स प्लानिंग करे, विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे पास क्या है? इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमारे पास इतना डाइवर्स नेचर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इसका जुडिशियस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अब देखो, resource planning means identifying, using and managing resources carefully for the present and future needs। ठीक है, इसके आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में अच्छे से जानते हैं हम लोग। देखो, अब देखो इसमें क्या है। अभी हम लोगों ने इसके बैक वाले स्लाइड में क्या पढ़ा? देखो क्या कह रहा है कि इनॉर्मस डाइवर्सिटी है हमारे पास। ठीक है, अब इनॉर्मस डाइवर्सिटी को हम लोग एक बार देखते हैं कि इसका मतलब क्या है डाइवर्सिटी में। देखो क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या है? लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में हमारे पास कौन कौन से पोटेंशियल है? ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, आइसोलेटेड रिच कल्चरल हेरिटेज है, जहां हमारे पास पोटेंशियल क्या है? कल्चरल टूरिज्म। ठीक, उसके बाद वहां पे क्या निगेटिव है हमारे लिए? तो देखो, डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ थोड़े पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि ये पूरा एरिया तुम्हें मालूम है ये हिमालयस का रेंज है। ठीक है, यहाँ ज्यादा पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद वाइटल मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स भी उतना नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ के लोगों के लिए भी तो सेम मिनरल्स की आवश्यकता होगी। तो अब हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि भैया इस क्षेत्र में अगर जो मिनरल्स हमें मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंचा सके, ताकि ये लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अब देखो, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट माइनिंग हब, कौन सा एरिया हमारा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हमारा माइनिंग हब है। ठीक है, उसके बाद इंडो, हमारा ये जो राजस्थान का है, तुम्हें मालूम है यहाँ क्या है? हमारा डेजर्ट है। ठीक है,
अब डेजर्ट में क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो ये एंडाउड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देखो विंड मिल है, ठीक है। ये हवा से जब नचेगी, इसके अंदर मोटर लगे हैं, टरबाइन, वो बिजली पैदा करेंगे और फिर ट्रांसमिशन होगा उसका, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यहाँ बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कमी किस चीज की है, लैक्स इन वाटर रिसोर्स। यहाँ पे पानी की कमी है, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कुछ ही क्रॉप्स उग पाते हैं जो कम पानी वाले होते हैं, ठीक से। उसके बाद लैक इन वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे पानी की कमी है, तुम लोग जान ही गए, ठीक। देखो क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या है हमारा, एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब यहाँ इतना पानी है कि राजस्थान के मुकाबले, मतलब ऐसा मान लो कि राजस्थान डूब जाए, ये कहना गलत है, लेकिन यहाँ बहुत पानी है, ठीक है। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, मतलब ये ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ नदियां हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा, हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, हम लोग डैम बना सकते हैं, यहाँ से पानी गिरा के टरबाइन नचा के बिजली बना सकते हैं, ठीक है। निगेटिव क्या है, लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हमारे पास उतना अभी क्या है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जिसके कारण अभी भी हम लोग पीछे हैं, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग क्या है हमारा। देखो बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कि नेशनल लेवल पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, स्टेट लेवल पे कैसे करें, फिर रीजनल लेवल पे कैसे करें, और देन लोकल लेवल तक वो जाना चाहिए, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, कि भैया रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है। तो अगर तुम लोगों ने पिछला स्लाइड ध्यान से सुना होगा, तो तुम लोग इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने अभी देखा पीछे वाली स्लाइड में कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, वो भी मान लिया। टू प्रोटेक्ट रिसोर्स फ्रॉम ओवर यूज, हमें अपने रिसोर्सेज को ओवर यूज से बचाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स सपोर्ट इंडस्ट्रीज फार्मिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या है, मान लो कोई रिसोर्स डेवलप हो रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट जो है ना, वो सब तक जाना चाहिए इक्वल अमाउंट में, ठीक है, ताकि सारे सेक्टर के लोग ग्रो कर सकें अपने सेक्टर वाइज, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है हम लोग को, ये सबसे बड़ा हम लोग का चैलेंज है कि आज हम लोग इन्वायरमेंट को ही एकदम खत्म करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि गची बावली जंगल में कैसे जंगल को काटा जा रहा था, ठीक है, वहां पे कुछ आईटी हब वब बनाने के लिए। तो ये सारी, मतलब मुझे लगता है ना, ऐसे एक्शंस हम लोग के लिए खतरनाक हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये है हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है रिसोर्स प्लानिंग की, ठीक। अब क्या है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो क्या है ना, कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों है, ये तो हमने देख लिया। अब कैसे किया जाता है, इसका भी तो हम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स है, कहाँ है, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, पूरे देश में, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या है, सर्वेइंग है, मतलब जा जाके पता करना कि क्या है, फिर मैपिंग करते हैं कि किस लोकेशन पे वो प्रॉपर रिसोर्स है। उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या है, मान लो उसकी क्वालिटी इतनी रद्दी है, मतलब इतनी खराब है कि वो यूज ही नहीं कर सकते, तो हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, टेक्नोलॉजी बर्बाद हो रही है उसके चक्कर में, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, जब मान लो तुमने मतलब 2 करोड़ रुपए का मतलब मशीनरी वशीनरी यूज किया, अब तुम्हें लास्ट में क्या, 10 लाख का रिसोर्स मिला, ठीक है। अब क्या करोगे, मतलब 2 करोड़ खपाया और मिला 10 लाख का रिसोर्स। तो मतलब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी होना चाहिए कि कितने क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो ना, वो क्या हम लोग बोले, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए रिसोर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फीजिबल होने के लिए ये सारी बातों को ध्यान देना आवश्यक है, ठीक। अब देखो, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skill and institutional setup for implementing रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ठीक है।
अब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, स्किल सेट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, ताकि जो है हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब मान लो टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया, रिसोर्स को तो आइडेंटिफाई कर लिए, इवन आइडेंटिफाई के लिए भी हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो इस टेक्नोलॉजी तो हो गई, अब उसके बाद स्किल भी तो होना चाहिए उसके लिए। अब मान लो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर लिया, तो अब उस टेक्नोलॉजी को यूज कौन करेगा, कैसे यूज करना है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर स्किल होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी तो हो जो इन सबको कंट्रोल कर सके कि ओवर माइनिंग ना हो, गलत जगह पे माइनिंग ना हो, अगर माइनिंग हो रहा है तो उसके आसपास के सेटलमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सभी बातों को इंश्योर करने के बाद ही हम लोग को फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से, ठीक। अब देखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि भैया तुम एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही वो करो, ठीक है, कि यहाँ हम डेवलप करेंगे यार, नहीं नहीं, होल नेशन के बिहाफ पे करना है, ठीक है, कि नेशन क्या चाहता है और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी अगर प्लानिंग करना है तो वो पूरे नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक। India has made concerted efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5 year plan. ठीक है। अब जो हमारा भारत है, ठीक है, तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता फिर भी जान लो, कि जब हम लोग आजाद हुए थे ना तो हम लोगों के मतलब पास ना बहुत सारी रिसोर्सेज तो थी, लेकिन हम लोग उसे कैसे यूज करना है, हमारे क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए, ये हमारा क्लियर नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंट नेशन थे हम लोग उस समय जैसी आजादी हुई, तो हम लोगों को उसका डेवलपमेंट करना था पूरे नेशन का। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान को लाया। इसमें क्या होता था कि हम लोग एक पर्टिकुलर एजेंडा, एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करते थे कि हम लोग 5 साल में क्या क्या अचीव करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक रिसोर्स प्लानिंग भी ऐड था। वही ये कह रहा है कि हम लोग राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम लोगों ने इसे इंक्लूड कर दिया था कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हमने इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को लेकर के। अब उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये तुम लोग को पता है कि कंजर्व कैसे करना है, लेकिन फिर भी क्या है, एक बहुत ही फेमस कोट है हमारे गांधी जी के द्वारा दिया गया, मैं अभी इसे तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। पहले देखो क्या कह रहा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems, ठीक है। इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, यार देखो ये जो इरेशनल कंजप्शन है ना, इरेशनल कंजप्शन, ठीक, और ये जो है ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक, सॉरी वी बन गया यू। देखो इरेशनल कंजप्शन, अब मान लो कोई ऐसी वस्तु है ना जिसका मतलब उसे कंजप्शन करना तुम्हारे लिए मतलब उसका इस्तेमाल एक्स अमाउंट है, लेकिन तुम उसे 2x या 5x यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब तुम ज्यादा उसे यूज करोगे, अब मान लो जैसा हमारा वाटर ही है, ठीक, हम वाटर मतलब बेसिकली अगर थोड़ा सा पानी, अगर हमारा 100 लीटर की आवश्यकता है ना, तो हम क्या करते हैं, 500 लीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, हमारे पास स्विमिंग पूल है, ठीक है, माना कि एडवेंचर का जरिया है, ठीक है। अब तुम उसमें कईयों थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर भर रहे हो, उसके बाद क्या करो, तुम 10-20 लोग को नहवाओगे, उसके बाद क्या करोगे, तुम उसे फ्लश कर दोगे, तो क्या हो गया, ये पानी का दुरुपयोग हो गया ना, इरेशनली कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही बात है कि हम पानी ओवर यूज कर रहे हैं। अब मान लो हमारे पास 4 व्हीलर है, ठीक, मैं ये किसी के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम भी लोग यूज करते हैं तो ऐसी बात नहीं है। अब मान लो हमारे पास 4 व्हीलर है और जाना एक ही व्यक्ति को है पर्टिकुलर, और जाना कितना है, मान लो लेट्स से 25 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे वहाँ क्या है, अब तुम 4 व्हीलर लेके जा रहे हो और वो 10 का एवरेज दे रही है, ठीक है। अब तुम क्या किए, इसे लेके गए, वो 20 किलोमीटर जाने के लिए 2 to 3 लीटर ऑफ पेट्रोल पिएगी, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, कार्बन एमिशन कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। उसकी जगह तुम कुछ और यूज कर लेते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते, या फिर क्या अपना बाइक वाइक यूज कर लेते अगर है तो। उससे क्या हो, हमारा 1 लीटर से कम में ही हमारा दूरी तय हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है ना, कंफर्ट जोन के चक्कर में
और शो ऑफ। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है ना, शो ऑफ यार। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, मतलब ये एक बीमारी सी हो गई है, ठीक है, शो ऑफ का कल्चर। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इससे ही अपने धरती को इनहेबिटेबल बना रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स। अब पता है भाई, हमें नीड, आवश्यकता तो है ही कंजर्व करने की उसकी, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक नेसेसिटीज टू सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। वही मैंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो भैया इस प्लेनेट पे ना आने वाले मतलब कुछ ऐसे होंगे, मतलब ऐसा कि अलग ही स्पीसीज पैदा होगी। और वो लोग कहेंगे कि वो एक था इंसान। अब वो लोग पढ़ेंगे कि कुछ साल पहले इस धरती पे इंसान हुआ करते थे। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर्स ऑन दिस प्लेनेट। बहुत मिलियन साल पहले धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। तो वैसे ही हम भी लोग एक दिन पढ़े जाएंगे, अगर यही चलता रहा कि कुछ हजार साल पहले धरती पे इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनकी अपनी मूर्खता और अपने शो ऑफ कल्चर ने ही उनका खात्मा कर दिया। हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ठीक है, दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट, क्या कह सकते हैं आप, हाँ, ह्यूमंस आर द मोस्ट एजुकेटेड एंड रैशनल पर्सन, ठीक है। अब इसके आगे यार, एक मिनट, मैंने कोट लिखा था यार, याद नहीं आ रहा है, चलो बाद में बताऊंगा। हाँ, humans are the most educated and rational person who are digging their own grave। ग्रेव मतलब कब्र, ठीक। तो humans are most educated and rational person who are digging their own grave in the form of global warming and climate change, ठीक है। तो हम लोग वही हैं कि हम लोग इतने समझदार हैं और इतने बढ़िया व्यक्ति हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रूप में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, जिससे कि एक दिन हम ही इसमें मर जाने वाले हैं और दफन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत ही शर्मसार वाली चीज। देखो, पढ़ना, अच्छी जॉब पाना, अच्छी जगह जाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और भाई डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है ही। और जाहिर सी बात है, जब तुम कुछ करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, उस पैसे से तुम मतलब बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने नेचर को बर्बाद कर दे, ठीक है। तो गांधी जी ने एक बार क्या कहा था, एक मिनट यार, ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया, मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग यार। सॉरी कहोगे तुम लोग, भैया भी क्या ही करते हैं, पूरा एकदम इधर उधर करके। हाँ, गांधी जी ने क्या कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ उन्होंने सेलेक्टिवली यूज किया एवरीबॉडीज, और यहाँ क्या यूज किया, एनीबॉडीज। मतलब कि इस धरती पे इतना रिसोर्स है कि सबकी आवश्यकता अनुसार वो उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सकता है। मतलब इतना रिसोर्स है कि वो हमारी जरूरतों को फुलफिल कर सकता है। लेकिन एनीबॉडीज ग्रीड, मतलब लेकिन इतना रिसोर्स नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की भी लालच को पूरा कर सके। अब तुम सोच रहे हो कि आदमी कितना बड़ा लालची व्यक्ति है। मतलब अब समझ लो कि उसके लिए पूरा धरती, क्या पूरा हमारा जो है सोलर सिस्टम भी अगर मिल जाए ना, तो भी उसके लिए वो कम है। फिर कहेगा सोलर सिस्टम से क्या होगा, मुझे पूरा यूनिवर्स चाहिए। यूनिवर्स क्या होगा, मुझे पूरे प्लैनेट्स चाहिए। मतलब वो तो यूनिवर्स में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, यही लोग हैं जो मतलब धरती को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और यार देखो तुम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार कुछ भी करना, ये जो हमारा आजकल की जनरेशन लगी है ना, आजकल की क्या, हम सब उसी जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तुम जो लिखने दो। डू नॉट शो ऑफ, मतलब नहीं तो नहीं। तो एमा वॉटसन एक है, मतलब वो कहाँ की एक्ट्रेस है मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा था, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ यार तुम लोग को, वो कहाँ गया कोट, वन सेकेंड। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मतलब ना अपने जीवन को गलत तरीके से
जी, मतलब क्या है, गलत तरीके से मत जियो, अपने जीवन को एकदम खुल के जियो, ठीक है, लेकिन ऐसे मत जियो ना कि अंधा जी रहे हो तुम, कोई मतलब रैशनल ही नहीं है, ठीक है, कि क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या फिर दूसरों के लिए जी रहे हैं। वो कोट कहाँ गया, कुछ तुम लोग को बताता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, देखो, जब क्या होता है ना, हम लोग शो ऑफ के चक्कर में क्या करते हैं कि हम लोग सारी चीजें दिखावे के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कोट था एमा वॉटसन का कि wearing unbranded and cheap clothes does not mean that you are poor. Remember, you have a family to feed, not a community to impress. आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा कि देखो, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसलिए मत करें कि दूसरों को दिखाना है, बल्कि इसलिए करें कि हमें अपने कम्युनिटी को, अपने आप को और अपने पूरे ग्लोब को बचा के रखना है, ठीक है। तो ये कोट था जो मैं सोच रहा था तो कि तुम लोग के साथ शेयर कर दूं। अब देखो, ये है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, अभी आधा घंटा से ज्यादा का मे भी लेक्चर हो गया होगा, ठीक है, मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ अभी। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पॉज करके 10 मिनट का ब्रेक लेके और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं तो कंटिन्यू करूंगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा जाने वाला है। अभी 15 स्लाइड्स हुई हैं, ठीक है, देख रहे हो, 15। और मुझे लगता है ठीक है, बता दूंगा मैं, अभी तुम लोग को बताऊंगा तो तुम लोग भयभीत हो जाओगे कि इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो गया, ठीक है। तो 15 है, कुछ और होगा, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, लैंड रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। तो देखो, लैंड रिसोर्सेज, पहले मुझे सो लैंड रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, available on land that are used for living, farming, industries, forest and other human activities। अब देखो, हमारा जो लैंड रिसोर्सेज है उसमें क्या है कि लैंड हम लोग कई सारे एस्पेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। लैंड हम किस लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये हमारा एक रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड एज अ रिसोर्स। फिर वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंड रिक्लेमेशन, फिर अर्बन बिल्ट अप लैंड, फिर वाटर बॉडीज हमारी जो है वो भी लैंड रिसोर्स में ही आ जाएंगी। मिनरल्स एनर्जी, ये भी हमारे लैंड से ही आते हैं तो लैंड रिसोर्स में आ जाएंगे। फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सॉरी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये भी हमारे लैंड रिसोर्स में आ जाएंगे। अब देखो, जब मैंने तुम लोग को पहला स्लाइड पे रिसोर्स की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने तुम लोग को बताया था कि फॉरेस्ट हम लोग के लिए कैसे रिसोर्स है। देखो, ये क्या है, टिम्बर मिलता है, बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ है, देखो यहाँ पे शॉर्ट में दिया, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड फॉर हाउसेस, लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया एक चार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा 43% जो है वो हमारा प्लेन्स है। ये रेड वाला एरिया हमें दिखा रहा है कि हमारा 30% जियोग्राफिकल एरिया जो है माउंटेन्स है, और हमारा 27% जो एरिया है वो है हमारा प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये कई बार पूछता तो नहीं उतना, लेकिन देख लेना, ये मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया का, ठीक। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक। तो देखो, फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स विच गिव्स ऑक्सीजन, टिम्बर, फूड, शेल्टर फॉर एनिमल्स एक्सेट्रा। देखो, अभी ये क्या है ना, शेल्टर फॉर एनिमल्स तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, नो, हमारे कई सारे ट्राइबल्स के लिए भी ये शेल्टर का शेल्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लैंड जो बेकार हो गई, जो बेकार है, मतलब ये क्या कह रहा है कि वो जमीनें
जो खेती के लिए कल्टीवेशन प्रॉपर खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है वो कौन कौन से हैं? तो पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है। बैरन मतलब बंजर भूमि, जिसे हम लोग अपने गांव के भाषा में या फिर हमारे जो नॉर्दर्न यूपी के कुछ लोग हैं, ठीक है, पूर्वी यूपी के, वहाँ बंजर जमीन कही जाती है, बंजर भूमि, ठीक है। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल्स बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो जमीनें जो हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते वो कौन कौन सी जमीनें हो सकती है? पहला बैरन लैंड, दूसरा वेस्टलैंड, तीसरा वो जहां हम लोग बिल्डिंग्स बना रखे हैं, ठीक है। ये हमारा देखो ये बंजर जमीन है, देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये दो चार मतलब ऐसे मतलब फालतू कैक्टस वाले प्लांट, ये देख रहे हो, डेजर्ट वेजर्ट, ठीक है। तो ये और देखो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, ये रेलवे लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग जो लैंड है वो इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं अपने किस चीज के लिए, कल्टीवेशन के पर्पस के लिए, ठीक है। तो अदर कल्टी अनकल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। तो देखो वही सिर्फ दो चार नहीं है जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता, ये तो कुछ ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रोडक्टिव काम मतलब एज अ फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लैंड अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब फैलो लैंड मैं तुम लोग को अगले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फैलो मतलब जहां क्या बोलते हैं, जहां कल्टीवेशन खेती तो नहीं होती है लेकिन हम लोग यूज करते हैं उसे, तो क्या परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये देखो ये पास्चर्स हमारे और ये ग्रेजिंग व्रेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, देखो ये खेती तो नहीं हो रही लेकिन परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, ठीक है। देख रहे हो ये कुछ फलों के बागीचे हैं, ये कोकोनट ट्री है, ये बनाना ट्री है, ये हमारा मैंगो ट्री है, ठीक है। मतलब मन कर रहा है यार खा लो मैंगो के सीजन में ये हमारा ऑरेंज है, ये एप्पल ट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा कल्टीवेशन के लिए तो यूज नहीं हो रहा है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फूड के लिए ये यूज हो रहा है, हमारे कैटल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कल्टी कल्चरलेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years, ठीक है। कल्चरलेबल, सॉरी यार, कल्चरेबल हो जाता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। एग्रीकल्चरल ईयर्स क्या होता है, मान लो एक स्विंग सीजन होता है ना, कि हमारे वहाँ क्या होता है मई जून में हमारे वहाँ पैडी लगती है, उसके बाद क्या होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास वो उसका हार्वेस्टिंग होता है, फिर वहाँ पे वीट लगता है, गेहूं, वो अप्रैल मई तक उसका कल्टीवेशन होता है, ये एक साइकिल हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जो एरिया पिछले 5 साल से कम, नहीं ज्यादा, जो पिछले 5 साल से ज्यादा दिनों के लिए क्या है ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, और नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, नॉट, छोड़ो इसको। तो अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक, तो ये समझ आ गया होगा तुम लोग को कि कौन कौन से ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड है, ठीक है, फैलो लैंड के अलावा। अब देखो क्या कह रहा है फैलो लैंड, ठीक है, ठीक, फैलो लैंड क्या है, फैलो लैंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक करंट फैलो और एक अदर देन करंट फैलो, ठीक है। तो करंट फैलो क्या, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब देखो यहाँ कल्टीवेशन तो होता था, ठीक, लेकिन पिछले 1 साल या उससे कम दिन के लिए इसे खाली छोड़ दिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट फैलो लैंड, ठीक है। अब अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब देखो एक करंट फैलो क्या है हमारा, एक या उससे कम दिन के लिए, ठीक है। तो अदर, तो ये हमारा करंट फैलो हो गया। अब हमारा अदर करंट फैलो 1 से 5 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अदर करंट फैलो लैंड हो गया, ठीक। अब देखो नेट शोन एरिया, ठीक है, पीछे टॉपिक में आया था ना कि नेट शोन एरिया, मैं एक बार बोला था पीछे में, नेट शोन एरिया क्या होता है, ठीक है। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट शोन एरिया, ठीक है। वह एरिया देख रहे हो, ये एरिया, अब नेट शोन एरिया में ये देखो, ये तो पहाड़ी दिख रही है ना, एक मिनट कलर चेंज करने दो, हाँ देखो,
ये जो पहाड़ी दिख रही है, ठीक, ये हमारा नेट शोन एरिया में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ये नीचे वाला बात करें, देख रहे हो यहाँ पे दो ये लोग, दो लोग, इसमें कल्टीवेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट शोन एरिया में आ जाएगा। तो पूरे हमारे धरती पे अगर बात करें तो पूरे धरती पे, पूरे अर्थ पे, और सिर्फ इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में जो हमारा जिस एरिया पे हमारा खेती होता है, मतलब जहां हम लोग खेती करते हैं, कुछ बीज उगाते हैं, उन्हें काटते हैं, फिर कुछ उगाते हैं, काटते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेट शोन एरिया आ जाता है। पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में इन सारे लैंड को ऐड किया जाता है, समेशन किया जाता है, और जब समेशन कर लिया जाता है कि तो हम इसे नेट शोन एरिया कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? अब मान लो एक साल में ये धरती दो बार, ये सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, मान लो यहाँ बनाता हूँ, मान लो ये सेम पीस ऑफ लैंड हम लोगों ने दो बार, एक सीजन में दो क्रॉप होता है तो उसको बो दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने कुछ और एक्स्ट्रा बो दिया बीच के समय में, तो क्या हो गया, हमने 3 बार उस पर क्रॉपिंग कर ली, या फिर 4 बार क्रॉपिंग कर ली, तो ये टोटल मान लो ये 10 हेक्टेयर था, 2 बार किए तो 20 हेक्टेयर, 3 बार किए तो 30 हेक्टेयर। तो नेट सोन एरिया, ग्रॉस ग्रॉस सोन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 30 हेक्टेयर रहेगा, 10 ही हेक्टेयर पीस, लेकिन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 30 हेक्टेयर, ठीक है। आई होप तुम लोग को नेट सोन एरिया समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब कई समझ नहीं पाते हैं कि ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले एक हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। अब देखो, एक ये भी 1 किलोमीटर, और ये भी 1 किलोमीटर। तो अब इसका इसका इंटू करोगे तो किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये कि लंबा और एक क्लोज बॉक्स को 1 स्क्वायर कहते हैं। तो वैसे हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बहुत बड़ा सा है। इसीलिए तो हम लोग लार्जेस्ट कंट्री में कंट्री जाने जाते हैं। अब देखो, ओवर इज 93 बिकॉज स्टेट नॉट बिल, हम लोग के पास जो एस्टिमेट, जो रिकॉर्ड है उससे 9 है। क्यों? जो हमारा आसाम वासाम का, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ मतलब कई सारे मतलब वो जियोग्राफिकल इम्बैलेंसेस कह सकते हैं आप, इस वहाँ पे नदियाँ ये सब प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते। अब देखो क्या है हमारा, ये देखो, ये हमारा कुछ एनसीईआरटी रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो ब्लू क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। 1961 में हमारा फॉरेस्ट कितना था, 18.11%। और हमारा जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2019 फॉरेस्ट कवर है, वो है हमारा 23.41%, ठीक है। ऐसे कई सारे दिया है कल, ठीक है। फैलो अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो, नेक्स्ट, सो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, द पैटर्न वन स्टेट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ओन एरिया होता है उसका जो पैटर्न है ना, वो हर स्टेट वाइज, ठीक है। इट इज ओवर 80 टोटल एरिया एंड हरियाणा। जो हमारा कल्टी जो हमारा जो लैंड है ना कल्टीवेशन के लिए, 80% तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, और 10% से कम अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। अब देखो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा वेट वेट।
हाँ देखो, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री डिजायर 30, ठीक है, अभी हमारे पास 24% है, और जबकि हमें कितना चाहिए, चाहिए, ठीक है, इसलिए ये कम है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट लैंड लैंड पुट टू अदर uses include settlements, road, railways and industry etc. देखो जो वेस्ट क्या इंक्लूड करता है, हमारा रॉकी एरिया, एराइड एरिया, डेजर्ट एरिया, उसके बाद क्या है जो नॉन लैंड है, ठीक है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक। अब देखो वेस्ट लैंड क्या होता है यार, किसी खास नहीं था, तुम्हें ध्यान से होता, देखो वेस्ट लैंड लैंड इन रॉकी अराइड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड other non-agri includes roads etc. ठीक है, ये देखो क्या कर रहा है, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स एरिया, ठीक है, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। वेस्ट लैंड क्या है हमारा, ये देखो ये अराइड, ये हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूज, और ये देखो ये रोड, रेलवेज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हमारा जो सेटलमेंट है वो क्या है, बेसिकली हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आता है, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि ह्यूमन एक्टिविटी डिग्रेडेशन इन इंडिया, ये चार्ट है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, मेजर ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, मेजर ऑफ लैंड, इसमें क्या क्या है, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ठीक है, माइनिंग की वजह से जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मैं देखने रुक जाता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, ये देख रहे हो, ये हमारा राजस्थान, गुजरात और ये मुंबई का एरिया, ये क्या है ओवर ग्रेजिंग, यहाँ यहाँ ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। क्या है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग की वजह से कैसे होता है, देखो जब हमारे काफी पेड़ पौधे और होते हैं वो जब धरती में रहते हैं ना, तो क्या कहते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को टाइटली बांध के रखते हैं, और जब ये वनस्पतियां, ये घास फूस, ये पेड़ पौधे वहां नहीं रहते हैं, तो क्या होता है जो हमारी मिट्टी है, वो एक पास बंद ही नहीं होते और हवाओं से ना वो अक्सर उड़ जाती है, जिसके कारण हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ओवर इरिगेशन, ठीक है, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये देख रहे हो, ये फील्ड ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके कारण क्या होता है, सैलिनिटी एंड एसिडिटी, ठीक है, इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, छोड़ देते हैं अभी धीरे धीरे तो अंदर जाता है, लेकिन जो हमारा नमक जो ऊपर रह जाता है, जिसके कारण वो एल्कलाइन हो जाती है, ठीक है, सेलाइन हो जाती है, ठीक। एक्चुअली मैं धीरे इसलिए कर दिया क्योंकि मे भी तुम लोग को फास्ट लगे, ठीक है, पेस। अब देखो क्या है, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डस्ट इन्फिल्ट्रेशन, शुरू डस्ट इन्फिल्ट्रेशन, अब क्या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड क्या होती है, देखो क्या होता है, इनका जो वेस्ट वाटर होता है ये विदाउट ट्रीटमेंट क्या कर दिया, हमारे वाटर को देती है, रिलीज कर देती है, जिसके कारण हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए काफी हार्मफुल होता है, पानी होता है ना वो खेतों के लिए, पीने के लिए भी यूज होता है, तो जिसके कारण ये जो पानी होता है, ठीक है, जो कि नुकसान करता है हम सभी को, हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है।
अब क्या है टू सॉल्व, ठीक है। तो मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला है सबसे कॉमन ए, इतना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब पेड़ लगाने से क्या होगा, वही मैंने, पेड़ लगाने से क्या होगा, इसकी जो बांध के रखेंगे जिससे डिग्रेडेशन कम होगा। मैनेजमेंट करो कि कहाँ कितना अमाउंट में ग्रेजिंग करना है, ठीक है, कंट्रोल। उसके बाद सॉल्यूशन फॉर एराइड, ठीक है, हमारे जो एराइड मतलब ये सूखे इलाके, हमारा बालू बालू टाइप का वेजिट क्या बोलते हैं एरिया है, वहां पे कैसे लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या पहला ऑफ प्लांट्स। अब देखो क्या है ना कि जब ये प्लांट्स एक साथ लगे रहते हैं ना लाइन में, तो देखो स्ट्राइक कर तो वो धीरे हो जाएंगे, और जब धीरे हो जाएंगी तो ये हवाएं अंदर घुसेंगी तो धीरे घुसेंगी। तो उससे क्या होता है, जब हवाएं धीरे रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी तो लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। फिर कंट्रोलिंग, वही कंट्रोल करना है कि घास फूस हमारा जो तो बंद ही रहे और डिग्रेडेशन कम हो। स्टेबलाइजेशन बालू के, ठीक है, इन्हें कैसे स्टेबलाइज करना है, क्योंकि इनमें भी हवाएं लगती हैं, ऐसे सन सन, ठीक है। तो यहाँ भी ये थॉर्नी बुशेस लगाओ जिससे कि ये बंधे रहे, ठीक है। रियल एंड अर्बन, सब अर्बन एरियाज, ठीक है। तो देखो पहला तो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारा वेस्ट लैंड है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना। मान लो यहाँ पे है, उन सारे डंप को कहीं ऐसी जगह ले जाना है जहाँ की एक जगह स्टोर कर सके और वहां से उसको निकाल सके जो हम लोग रिसाइकल कर सके। देखो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज मैंने नहीं बताया कि हम लोग जब फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। और देखो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिनरल, हम लोग उससे यूज करें तो आराम से यूज कर सकते हैं अपने इंडिया के, बट क्या हमारा लालच जो है ना वो हमें क्या कहता है कि हमें माइनिंग करना है, तो हमारा लालच हम ज्यादा प्रॉफिट बना सके उससे। और मान लो ये माइनिंग एरिया अगर किसी फॉरेस्ट में है तो वहां के पेड़ भी कट जाएंगे, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को। और ये प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मैंने तुमको पहले ही बताया, आफ्टर ट्रीटमेंट इसको रिलीज करेंगे तो वो हार्मफुल नहीं होगा उतना जितना पहले था। डिग्रेडेशन तुमको पता ही है, मैंने बात किया पिछले, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डैमेजेस सॉइल फर्टिलिटी, एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, माइनिंग। ये सारे कुछ हमारे स्टेप्स है जो हम लोग ले सकते हैं ताकि हम लोग अपने डिग्रेडेशन को कम कर सके, ठीक है। सॉइल, अगला क्या है हमारा सॉइल एज रिसोर्स। अब मिट्टी हमारे लिए कैसे रिसोर्स है ये लोगों ने देख ही रखा है, लेकिन फिर भी एक झलक यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखो सॉइल इज मोस्ट नेचुरल रिसोर्स, ठीक, मान लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। अब देखो अगर प्लांट ही ग्रोथ से, ठीक है, तो हम देखो लोग फूड प्रोडक्ट क्या एनिमल बेस्ड होता है या फिर क्या होता है हमारा प्लांट बेस्ड। तो देखो जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो वो एनिमल क्या खाते हैं हमारे, कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीजें खाते हैं जो मतलब मिट्टी से ही आती है, ठीक है। तो अगर मिट्टी खराब हो गई, फिर मिट्टी नहीं रही ऐसा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं, खराब हो गई, इसकी गुणवत्ता कम हो गई, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी अगर कम हो गई तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इसका impact हमारे पूरे फूड चेन पे पड़ेगा, ठीक है। और जब फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा कि क्या होगा, कई लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, कई लोग खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा, स्टारवेशन होगा, स्टारवेशन होगा कि तो क्या होगा, डेथ होगी। तो ये बहुत ही मतलब हार्मफुल इफेक्ट डालता है ह्यूमंस के लिए, ठीक, फॉर्म
सॉयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। ये जो मिट्टी होती है इसको क्या ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ही प्रोटेक्ट कर। अब देखो हमारा रीफ, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट, other forms of life and time are important factors in the formation of soil। इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये देखो, ये हमारा रिलीफ है, ठीक है, देख रहे हो टोपोग्राफी, ये कुछ ऊंच नीच, ये पहाड़ है, मतलब प्लेन है, ठीक है, ये रिलीफ, ठीक है, इरोजन, थिनर स्टीप, ठीक, रॉक, ठीक, प्लांट्स रूट्स, सॉयल और क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, ये सारे कंबाइनली मिल के जब काम करते हैं बनती है। अब सोचो कितना समय लगता है इसे बनने में, तो इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने इंफोग्राफिक्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट रॉक, क्योंकि जब टूटते हैं ना छोटे छोटे कण बनते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर ना मिट्टी बनती है। टोपोग्राफी भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे मिट्टी, मान लो ये गड्ढा है, अब यहाँ से कुछ क्या हुआ, वेदरिंग हो रहा है, टूट के आ रहा है, तो क्या होगा, इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। जब गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो जाहिर सी बात है ये फ्लफी होगा, इसमें हम लोग कुछ उगा सकते हैं, ठीक है, तो ये मिट्टी ऐसे बनती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा टाइम लगता है, वेजिटेशन, लाइफ, प्लांट्स, ये सारे कंबाइनली काम करते हैं, ये माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे कंबाइनली काम करते हैं, तब जाके एक मिट्टी बनती है। क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके बाद हमारा रिलीफ तो हमने बात ही कर लिया, तो देख रहे हो ये बेसिकली बहुत ही जटिल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है एक फॉर्म मिट्टी का बनना, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। इन इन दिस पार्ट वी विल learn about alluvial soil, then laterite soil, and then red and yellow soil, black soil. So these are things that we are going to cover further. So first of all, alluvial soil, ठीक है। तो अब हमारी alluvial soil क्या होती है, ठीक है। This is the most widely spread and important soil, ठीक है, important soil है। Fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil। Northern plains are made up of alluvial soil, ठीक है। northern plains समझ रहे हो, ये हमारा इंडिया ऐसे कुछ है, ये गुजरात उजरात का पार्ट है, ये ऐसे ये ऊपर का ही है, माफ करना यार बन नहीं पा रहा इससे। ये हमारा क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, ये कुछ नॉर्दर्न प्लेन, ये सारा एलुवियल सॉइल है, ठीक है। रुक जाओ इरेज करने दो यहाँ पे, अभी तुम लोग को मैप में दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। अब ये एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कैसे हुई, ये मेन तीन हिमालयन रिवर है, जैसे कि हमारी इंडस हो गई, गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन डेल्टास। हमारा जो ये ईस्टर्न कोस्ट होता है ना भारत का, ये देखो ये ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो डेल्टास क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, इसको डेल्टास कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसके डेल्टास पे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये चार नदियां जो बड़ी नदियां हैं हमारे ये साउथ की, ठीक है। तो ये इनके भी डेल्टा, अब देखो, अब दिखाऊं मैं तुमको, ये देखो, ये जो एरिया, ये देखो, ये डेल्टा दिख रहा है कुछ तुम्हें, थोड़ा कुछ ट्रायंगल वाला, देखो ये महानदी डेल्टा, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी डेल्टा, ठीक है। इन चारों डेल्टास पे भी हमारा क्या होता है, ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। देखो नदी ऐसे बह के आ रही है ऐसे ऐसे, और ये पूरा ऐसे फैलती है, तो ये पूरा ऐसे डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये देखो नॉर्दर्न प्लेन्स, ये बोला था ना मैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये पूरा तुम्हारा जो है एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अब देखो ये हमारा दिखाई रहे है, डिपोजिटेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा मतलब कितना वाइड एरिया में है, मतलब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ग्रीन ग्रीन। घूमने जाना यार तुम लोग अगर कभी मौका मिले तो, ठीक है। हम लोग तो वैसे इसी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग को मतलब ये एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाता है हमारे वहाँ, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, हमारा ये पैडी है, ठीक है। जिन लोग को नहीं पहचान है कि पैडी कैसा होता है, धान, ये हमारा धान है, जाके एक बार गूगल कर लेना ताकि तुम लोग जान सको, क्योंकि अभी हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि कब धान और कब गेहूं की बुआई होती है, ठीक है। अब देखो, द सब हिमालयन फुटेल्स, दुआर्स, चोस एंड तराइस, ठीक है।
तो अब चोस क्या होते हैं? अ सीजनल और पेरिनियल ड्राई रिवर बेड और स्ट्रीम ऑफन फॉर्मिंग ए कैनियन इन द शिवालिक्स एंड पिडमोंट एरियाज नोन एज सडन टॉरेंट। ठीक है। अब देखो एरोडेड लैंडस्केप एंड सीजनल टॉरेंट्स। अब देखो ये क्या होता है ना, ये पानी वानी से कई बार एरोड हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये एरोडेड वाले एरिया को, ये पूरे एरिया को, इसको हम चोस कहते हैं। ठीक है, हिमालयन शिवालिक रेंज में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? टेराई बेल्ट हमारा क्या है? A wide belt of marshy, swampy, and densely forested lands south of the Bhabur, characterized by high rainfall, ठीक है, एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब ये भाभर के देखो क्या होता है? खादर होता है, भाभर होता है, भांगर होता है, ठीक है, तराई होता है। ठीक है, अब देखो भाभर क्या होता है? जैसे ये नदियां नीचे से आई तो यहाँ कुछ पत्थर होते हैं, वो भाभर वाला एरिया होता है। ठीक है, पत्थर होंगे गोल गोल। ठीक है, यहाँ नदियां छुप जाएंगी तो ये भाभर है। अब यहाँ से जब नदियां रीमर्ज होती है ना, तो यहाँ पे ये कुछ एरिया स्वैम्पी बन जाता है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? तराई एरिया कहते हैं, जहाँ पे हमारा डेंस जंगल होता है, वाटर लॉगिंग सॉइल होता है, ये पूरा मिट्टी मतलब पानी से भरा हुआ एरिया थोड़ा होता है, और यहाँ पे कुछ जानवरों ने होता है, पूरा ग्रीनरी होती है। ठीक है, अब हमारा क्या है? दुआस एलुवियल फुटप्रिंट्स एट द फुट ऑफ द आउटर हिमालयस। ठीक है, अब देखो एलुवियल फुटप्रिंट, अब मान लो ये हमारा आउटर हिमालय से नदियां हैं, तो अब ये एलुवियल फुटप्रिंट्स है ना, ये दुआर्स कहलाती हैं। एलुवियल फुटप्लेन फर्टाइल होती हैं और गुड फॉर टी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो हमारा खादर सॉइल। ठीक है, खादर सॉइल क्या होता है? ठीक, तो न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर सॉइल। ठीक है, हमारी जो नई एलुवियल मिट्टी होती है वो खादर सॉइल। अब देखो नई एलुवियल सॉइल कहाँ से बनती है और कैसे बनती है? ठीक है, इसके बारे में मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो पिछली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये जो नदी है ना, जब ये बढ़ जाती है, मतलब जब फ्लड आता है इस नदी में, क्या होता है? ये पानी पूरा स्प्रेड हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। रुक जाओ। हाँ, ये हो गया हमारा, बता दिया तुम लोग को। हाँ, अब देखो, देखो ये जब नदी, ये देख रहे हो, ये इसके किनारे हैं। ठीक है, ये जब इसमें पानी भर जाता है ना, तो क्या होता है? ये देखो इस पानी में क्या होता है? बहुत सारे मिट्टी होते हैं, और जो नई मिट्टी होती है उसमें काफी मिनरल्स होते हैं, तो ये पानी पूरा इधर भर जाता है। ठीक, अब देखो क्या होता है? पानी जब भर जाता है तो क्या होता है? पानी ऐसे इसमें सड़क के थोड़ी ना जाता है, फिर कुछ पानी इधर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी इधर रह जाता है। अब ये पानी जब सूखने लगता है तो इसमें जो छोटे छोटे मिट्टी आए रहते हैं ना, वो यहाँ बैठ जाते हैं। ये जो बैठी हुई मिट्टी होती है, ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, खादर न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम विच इज रियल आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड व्हीट। देखो अभी क्या है? ज्यादातर पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम कंटेन करते हैं। ठीक है, जो कि गुड होता है किसके लिए? शुगर केन, गन्ने के लिए, पैडी हमारे धान के लिए, और व्हीट हमारे गेहूं के लिए। ठीक है, एंड अदर सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स ऑल्सो। ठीक है, ये दाल वाल की खेती में, दलहन की खेती में भी काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ ये, अरे कहाँ गया यार? शुगर केन का एरिया। ठीक है, तो देखो हमारा जो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कहाँ कहाँ हमारा पाया जाता है? नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और यहाँ पे खादर भी है। तो देखो यहाँ पे ना ये तीनों चीजें बहुत ही एक्सटेंसिव मात्रा में उगाई जाती हैं। हमारा शुगर केन हो गया, ठीक है, ये देखो हमारा पैडी दिख ही रहा है, और वीट भी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके खादर के बारे में। अभी देखो हमारा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ठीक है, ये ब्लैक कलर में होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है, और ये ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग। ठीक है, और ये कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्रैक्स दिख रहे हैं, इसके कारण इसको सेल्फ प्लॉइंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये खुद ही फट के खुद ही इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, और खुद ही रिपेयर हो जाता है, तो इसे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, this type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. ये याद रखना, लावा फ्लोस। अभी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है हमारा। ठीक है, अलॉन्ग विद गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। अब देखो तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा भैया ये क्या है, तो देखो इसलिए कहते हैं ज्योग्राफी के लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने तुम लोग के लिए मैप भी लाया है, ये देखो, देखे, बताया ना मैं। अब देखो वो क्या कह रहा था कि
लावा से बनता है। अब देखो क्या होता है, ये नीचे जो मैग्मा होते हैं ना, ये जब वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आते हैं तो ये ऐसे फैल जाते हैं पूरा। अब चारों तरफ फैल गया तो अब ये फिर इसमें वापस थोड़ी ना जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा होगा तो फिर वेदरिंग होगा। ये ठंडा हो गया, ये काला काला, अब ये वेदरिंग होगा, टूटेगा तो ये हमारा ब्लैक सॉइल बनेगा। ठीक है। अब देखो ये गुड किसके लिए होता है, हमारा कॉटन के लिए होता है। ये देखो कॉटन सफेद फूल। ये देखो हमारा सौराष्ट्र रीजन, ये मालवा, ये मध्य प्रदेश का रीजन, ये महाराष्ट्र का रीजन, और ये छत्तीसगढ़। तो देखो नॉर्थ, क्या बोला था, साउथ ईस्ट की तरफ, तो देखो ना ये साउथ ईस्ट की तरफ भी थोड़ा आता है। ठीक है। टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रेप बसाल्ट रीजन। ठीक। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल। ठीक है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है ज्यादा, मैग्नीशियम भी अच्छे मात्रा में, और पोटास है, लाइम भी होता है। सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। गर्मियों के सीजन में ये क्या करते हैं, डीप क्रैक्स बना लेते हैं, विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। देखा, मैंने कहा था ना सेल्फ फ्लोइंग कहते हैं। इसमें प्रॉपर एरिएशन होता है, जिससे क्या ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा, पानी अच्छे से पहुंचेगा, तो क्या है, जो हमारा, जो भी इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हम लोग क्रॉप लगाएंगे वो अच्छे से फ्लरिश करेगा, अच्छे से बढ़ेगा, अच्छे से फल फूल देगा। ठीक है। अब हमारा क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल, ये देखो क्या है, ये रेड है, अब येलो भी है। अब देखो रेड येलो कैसे होता है, अभी देखो इसमें बताएगा। ठीक है। मैं तुम लोग को बताता हूँ। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, बताओ। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, होमवर्क है तुम लोग का, पता करो इग्नियस रॉक क्या होता है। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री हो गई इग्नियस, ये बेसिकली हमारा लावा से बनता है। ठीक है। लावा के उससे जब अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है ना। हाँ, तो वो ध्यान देना तुम लोग। So, red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. देख रहे हो, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, इधर आपका रेड सॉइल मिलेगा और येलो सॉइल। ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है, along the Piedmont zone of the Western Ghats। ठीक है। वेस्टर्न घाट के पिडमोंट जोन में भी पाया जाता है। ठीक है। देखो गंगा प्लेन पे भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक। रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब देखो ये मेन लाइन है। ठीक है। ये लाल क्यों होती है, देखो ये आयरन बना हुआ है इस पे। ठीक। जब इसमें आयरन बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है तो ये रेड कलर का दिखने लगता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको रेड कल सॉइल कहते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्रिस्ट, और इसमें मेटामॉर्फिक रॉक भी होते हैं। ठीक। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। देखो वैसे तो इसमें आयरन रहता है तो क्या होता है, ये रेड दिखता है, और जब इसमें पानी वानी मिल जाता है, बारिश वारिश थोड़ी हो जाती है, तो ये पीला दिखता है। तो उस समय हम लोग इसको येलो सॉइल कहते हैं। ठीक है। अब हमारा देखो ये लेटराइट सॉइल, ये थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है। ठीक है। तो लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लेटर विच मीन्स ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल क्या है, हमारा लेटराइन, जो हमारा लेटराइट है वो हमारा लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव हुआ है, उसका मतलब होता है ब्रिक्स। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होते हैं। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, गीला सूखा, गीला सूखा से, ऐसा जहां मौसम मिलेगा ना वहां पे हमारा लेटराइट सॉइल अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है। एसिडिक पीएच 6 से कम होता है। ठीक है। तो ये एसिडिक भी होता है। अब देखो डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न इट्स वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं है हमारा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये हमारा जो है लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है। वेस्टर्न घाट में भी मिलेगा, और डेफिशिएंट इन क्या, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है ना, वो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं जिसमें जो मतलब प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, इट इज ह्यूमस रिच, बट अंडर स्पार्स, ह्यूमस रिच होता है। ठीक है।
लेटराइज सॉइल वेजिटेशन एंड इन सेमी एराइड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, ठीक है। इसमें ह्यूमस कम होता है, ठीक है, लेकिन क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या अल्टरनेट ड्राई वेदर होगा तो बारिश होगा सूखा, बारिश सूखा, तो यहाँ क्या था, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। टी और कॉफी के लिए समझ लो वरदान है, यहाँ पे टी और कॉफी का जो खेती है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अब देखो, हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, और ये केरला वाला एरिया, ठीक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, और ये हमारा ये जो एरिया है ना यहाँ पे काजू, हाँ भाई काजू जिसे हम लोग कहते हैं, काजू के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो देखो अब हमारा काजू कहाँ से आता है, लेटराइट सॉइल से, ठीक है। तो ये मत कहना कि लेटराइट सॉइल किसी काम का नहीं, काजू नहीं खाने को मिलेगा, ठीक है, तो लेटराइट सॉइल। अब देखो हमारा एरिड सॉइल है, ठीक है, तो एरिड सॉइल हमारा क्या होता है, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। हमारा जो एरिड सॉइल होता है ना वो लाल से लेके ब्राउन कलर तक हो सकता है, मतलब देखो हल्का लाल, उससे ज्यादा लाल, ठीक, उसके बाद और लाल और लाल और लाल, फिर एक समय आएगा कि ब्राउन हो जाएगा, देख रहे हो, देखो लाल, ब्राउन, ब्राउन और ब्राउन, ये देखो ब्राउन, रेड और ब्राउन, ठीक है। अब देखो, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, ये सैंडी टेक्सचर में होते हैं, बालू की तरह होते हैं हमारे एराइड सॉइल जो होते हैं, ठीक है। बेसिकली तुम देखो जो एराइड रीजन हो हमारा, बालू वाले जगह पे ज्यादा ये एराइड होगा, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब देखो, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक, ड्राई कंडीशन होता है, इवापोरेशन फास्ट होता है, तब इसमें क्या है, पानी का कंटेंट नहीं ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ये ह्यूमस नहीं रहेगा, इसमें लैक ऑफ ह्यूमस होगा, देखो लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब इसमें मॉइस्चर भी कम होगा, तो बताओ जब मॉइस्चर और ह्यूमस नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ कहाँ से होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लोअर होराइजन टू द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब देखो जैसे जैसे नीचे जाओगे इसका कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या वो पत्थर की तरह इकट्ठा होने लगे, तो ये कंकड़ एरिया तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, लोअर होराइजन, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है और ये पत्थर की तरह यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे गोल गोल, ठीक है। और देखो, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब देखो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहां पे क्या, इरिगेशन के मदद से हमने क्या किया है, इसको यूजेबल बना लिया, अब हम लोग क्या है यहाँ पे कल्टीवेशन प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एराइड सॉइल के बारे में पूरा है, ठीक है। मतलब एराइड सॉइल इतना भी खराब नहीं है जितना हम लोग मानते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर यहाँ पे इरिगेशन करें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इवापोरेशन ज्यादा होता है, तो अगर हम लोग यहाँ प्रॉपर इरिगेशन करें तो हम लोग इसे यूजेबल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक, एक मिनट हो गया, फॉरेस्ट सॉइल। देखो, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया, ठीक है। हमारा माउंटेनियस और हिली एरिया में पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादातर उधर होते हैं, ठीक है। सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, अब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं, जानते हो पहाड़ों में बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ रेन फॉरेस्ट ही मिलेंगे। दे आर लोएमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, लोएमी एंड सिल्टी मतलब सिल्ट छोटे छोटे होंगे, लोएमी होगा मतलब थोड़ा एक ऐसे ना, क्या कहते हैं वो लोएमी आटा का वो देखते हो सानने के बाद जैसा, वैसा लोएमी टाइप का होगा, ठीक, साइड कोर्स ग्रेन और छोटे छोटे कुछ दाने होंगे इन द अपर स्लोप्स, ठीक है। और देखो जो लोअर एरिया है हमारा, ठीक है, साइड वैली जो है हमारा, ठीक है, they are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes, ठीक है। देखो वैली मतलब जो घाटी होती है ना, ये घाटी, देखो घाटी, यहाँ पे वो जो है ना वो लोएमी में लगा और सॉइल में लगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी वानी होता है, ठीक है, नीचे एरिया में, ठीक है। अब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ग्रेन्ड मिलेगा, तुम्हारे दानेदार मिट्टी मिलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम वो होता है, ठीक। इन द स्नो कवर्ड एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अरे यार ये कुछ थोड़ा रिप्रिंट हो गया, इसको देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सो एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, एसिडिक होता है और लो ह्यूमस होता है। द सॉइल्स फाउंड इन द
lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens are fertile, ठीक है। लोअर पार्ट्स में जो होते हैं वो बेसिकली फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब देखो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक। द डिनंडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब देखो मिट्टी का मतलब पानी से धुल जाना या फिर हवाओं से उड़ जाना एक जगह से दूसरे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। सो the process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is balance between the two। अब ये कह रहा है कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन दोनों साथ होता है, तो मान लो ये एक बराबर एरिया है, वहां पे मिट्टी विट्टी है ये पूरा, ठीक है, मिट्टी। अब ये मान लो ये कुछ डिप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ डिप्रेशन है। अब ये हवाएं इधर से आएंगी, ये उड़ के इधर आएगा मिट्टी, अब क्या होगा, यहाँ तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, ये आके यहाँ पहले बैठेगा, तो अब ये बैठ के फिर हुए, तो देखो यहाँ से तो डिग यहाँ पे इरोजन हुआ लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए कह रहा है साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, ठीक है। अब इसको मैं गलीज तुम लोग को दिखाऊंगा। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैड लैंड। अब वो लैंड जो जिसमें हम लोग कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बैड लैंड, बेकार जमीन कहेंगे, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर रेवाइंस। देखो जो चंबल बेसिन है हमारा मध्य प्रदेश का, वहां ऐसे जमीन को हम लोग रेवाइंस कहते हैं, ठीक है। रेवाइंस तुम लोग सर्च कर लेना, मैं तुम लोग के लिए इमेज नहीं लगा पाया, ठीक। और देखो टाइप्स ऑफ इरोजन, ठीक है, तो देखो गली इरोजन और सीट इरोजन। देखो ये जब पानी के बहाव से ऊपर का एरिया खाली बह जाए, ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शीट इरोजन, मतलब एक पतली शीट का इरोजन हो रहा है, एक पतली शीट मतलब बह के चली गई कहीं, ठीक है। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे इवनली बाय रनिंग वाटर ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक, समझा दिया मैं तुम लोग को कि ये मतलब ऊपर का एरिया साफ हो जाएगा पूरा, ठीक, तो इसे हम लोग शीट इरोजन कहेंगे। और गली इरोजन देखो, जब पानी मान लो यहाँ से बहते हुए आ रहा है तो ये धीरे धीरे एक पाथ बना लेता है, उसके बाद उसको डीपली क्या करता है, उसको डिग कर देता है, उसको मतलब डीप चैनल बना लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गली इरोजन। देख रहे हो गली दिख रही है, ठीक, ये सब गली दिख रही है, इसे हम लोग गली इरोजन और शीट इरोजन से समझते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है टाइप्स ऑफ इरोजन में, विंड इरोजन है, फिर वाटर लीडिंग इरोजन है। तो विंड इरोजन में क्या हो, व्हेन स्ट्रॉन्ग winds कैरी अवे द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखो ये हवाएं हैं, ये नीचे कुछ खाड़ी वाड़ी, अब देखो ये हवाएं से ये मिट्टी उड़ रही है, तो ये हम लोग क्या कह देंगे, विंड इरोजन। जो हवा से इरोजन हो उसे विंड इरोजन। अब देख रहे हो ये मतलब एक कोई पत्थर वत्थर था, ठीक है, बालू का, अब देख रहे हो हवा इस पे टकरा टकरा के मार मार के पूरा इसको इरोड कर दिए, ठीक। ये क्या है, बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ विंड इरोजन है। और देखो वाटर लीडिंग इरोजन वही गलीज बनाएंगी, चैनल्स बनाएंगी, व्हेन वाटर वॉशेस अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। एग्जांपल हैवी रेन कैरिंग सॉइल फ्रॉम फील्ड्स एंड हिल्स। देखो यहाँ से आ रहा है तो ये देखो ये गली बना रहा है, तो ये गली इरोजन कॉस्ट ड्यू टू वाटर, ठीक है। अब देखो ये भी वाटर से ये क्या हुआ, ये भूस्खलन हो गया, यहाँ से ये क्या हुआ, मिट्टी कट के चली गई है, ये क्या हो गया हमारा, ये बेसिकली वाटर इरोजन है, ठीक है। तो अगला है हमारा मेथड्स टू रेस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है। हम लोग इरोजन को कितने प्रकार से कम कर सकते हैं, ठीक। तो इस स्लाइड में हम लोग ये देखो क्या कह रहा है कि टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है। जो हमारा टेरेस कल्टीवेशन होता है वो क्या कहता है, इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या है, तुम लोग के लिए मैंने यहाँ इमेज लगे, रुको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो टेरेस कैसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाए, देख रहे हो, ये हमारा जो है, एक मिनट, अरे यार, ये देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ी, ये देख रहे हो टेरेस फार्मिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो, देखो लार्ज स्केल में, ठीक। देखो हमारे टेरेस में क्या है, ये देखो, ये कुछ बाउंड्रीज बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हो, जिससे क्या होता है, इसमें पानी भरेगा तो इसकी जो मिट्टी है इसी में रह जाएगी, ठीक है, ये बाउंड्रीज के बाहर नहीं आएंगे, ठीक। मान लो हमारे अगर, एक मिनट, मान लो अगर हवा इधर से इधर चल रही है, ठीक है, ये ऐसे लड़के ऊपर उड़ जाएगी,
और अगर सीधे भी जाएगी तो इसमें जाके इसमें लड़के मिट्टी इसकी यहीं रह जाएगी, ठीक है। पानी के केस में इसमें पानी भरेगा, इसमें भरेगा, तो इससे क्या होता है, अगर मिट्टी थोड़ी बहुत बहेगी तो इसमें या फिर इसमें किसी में रुक जाएगी, ये पूरी मिट्टी नीचे जाके बह नहीं जाएगी। जैसे शीट इरोजन नहीं होता है इसमें, ठीक है, गली इरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा टेरेस फार्मिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक। अब मान लो ये कुछ क्रॉप्स है लाइन वाइज लगी है, ठीक है, ठीक। अब इसमें मान लो ये एक स्ट्रिप ऑफ ग्रास लग जाएगा, ठीक। क्या होगा, इससे क्या होगा कि पानी के फ्लो से भी जो मिट्टी है वो इधर उधर बह के नहीं जाती है, ठीक। और मान लो अगर हवाएं चल रही तो हवाएं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। ये घास जो है उसको ये घास जो है वो हवा को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो हमारा हवा के कारण इरोजन होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, वही बात है, हवाओं की जो फोर्स होती है, जो बल होता है उसको रोक देता है, उसको तोड़ देता है। दिस मेथड्स इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। उसका देखो, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे, ठीक है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। अभी मैं शेल्टर बेल्ट्स तुम लोग को दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये हमारा शेल्टर बेल्ट है, ठीक। ये देखो एक शेल्टर बेल्ट, ये पूरा देख रहे हो। अब इसमें क्या होगा, देखो ये दिखा रहा है ना कि हवा आएगी, इसमें नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। जिससे कि हमारा क्या है, विंड इरोजन नहीं होगा। विंड के कारण जो हमारा सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होगा। और इससे एक और फायदा है, ये अगर यहाँ बगल में है तो क्या होगा, इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। उससे भी हमारा जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो पानी से भी इरोजन को बचाएगा और हवा से भी इरोजन को बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, these shelter beds have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. Sand dunes के भी केस में सेम काम करता है ये, and stabilizing the desert in western India. वेस्टर्न इंडिया में भी डेजर्ट के इरोजन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये कुछ ग्राफिक्स दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये पेड़ लगे हैं, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मिट्टी को बांध के रखे हैं, तो क्या होता है इससे, इससे इरोजन कम होता है। और देखो ये क्या है, हमारा कैनोपी। कैनोपी क्या है, जितना बड़ा कैनोपी रहेगा इस पे बारिश होगी, ठीक। तो डायरेक्ट जो है बारिश मिट्टी पे नहीं जाएगी, तो कम फोर्स लगेगा, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसका इरोजन भी कम होगा। और देखो अगर यहाँ पे इरोजन थोड़ा बहुत हो रहा है तो ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर ढलान है, इधर स्लोप है, ठीक। तो इधर जाएगा तो ये फिर इसको फिल करेगा तो ये बराबर हो जाएगा। इससे क्या हमारा जो मिट्टी है वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, हम लोग पूरे फील्ड को किसी मतलब घास फूस से ढक देते हैं, पत्तों से, जिससे कि क्या होता है, डायरेक्ट बारिश और हवा के कांटेक्ट में मिट्टी नहीं आता है, नहीं आती है, तो इससे कम सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कंटावर और टेरिस फार्मिंग तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। ये फ्लोइंग अक्रॉस द स्लोप, ठीक, ऐसे फ्लोइंग कर दो तो इससे क्या होगा, अगर मिट्टी जाएगी तो इसमें भर जाएगा, इसकी मिट्टी इसमें भर जाएगी, इसकी इसमें भर जाएगी, तो इससे क्या है, हमारा इरोजन हम लोग कम कर सकते हैं, हमारी मिट्टी हमारे ही पास रहेगी, ठीक है। बहुत कम इरोजन होगा, ठीक है। ये कुछ रियो डो जेनेरियो अर्थ समिट दिया है, ये पढ़ लेना। एजेंडा 20 है, ये बेसिकली ये सब हमारा उसके लिए क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए। अभी देखो सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, ठीक है। इस ये हमने जो पीछे सॉइल पढ़ा है उसी का ये मैपिंग है। ये हमारा फॉरेस्ट सॉइल है, ये हमारा एलुवियल सॉइल है, ठीक है। ये हमारा रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक। ये हमारा ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये गुजरात वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देखो लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है हमारा, ये देखो वेस्टर्न कोस्ट पे है लेटराइट सॉइल, ठीक है। यहाँ कुछ है लेटराइट, फिर हमारा ईस्टर्न पे है थोड़ा सा लेटराइट सॉइल, ठीक है। एंड हमारा ये कौन सा है, ये हमारा एराइड है, ठीक है। ये एराइड है, एराइड एरिया है, ठीक। अब देखो ये कुछ रिपोर्ट तुम लोग पढ़ सकते हो, दिया हुआ है। सो आज के इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। और हाँ, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर अच्छा लगे तब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करके किसी भी चैनल को छोड़ देना ये मेरे हिसाब से गलत है। क्यों?
क्योंकि देखो क्या जरूरत है गार्बेज कलेक्ट करने का। अगर तुम किसी वस्तु को या चैनल या कोई भी ऐसी चीज है जिससे कलेक्ट किए और उसे एक कोने में फेंक दिए, तो वो एक गार्बेज है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब तभी करो जब तुम्हें इस चैनल से कोई हेल्प मिल रहा हो, ठीक है, अदरवाइज मत करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फालतू अपना समय बर्बाद करो या फिर किसी का भी समय बर्बाद करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा क्या, तुम सब्सक्राइब करके चले जाओगे और जो सामने वाला है उसको ऐसा लगता है कि भैया हमें इतने सब्सक्राइबर हैं, ये वो है। ये सब एक फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम लोग को इसमें कुछ ऐसा लगे कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं जानता हूँ इम्प्रूवमेंट आदमी जब तक जीता है तब तक करता है, लेकिन तुम लोग के तरफ से क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और इस वीडियो का ये जो पीपीटी है वो मैं इसी चैनल के टेलीग्राम लिंक पे तुम लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज एक्सप्रेस, ठीक है। ये पीपीटी वहीं से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मेरा मानना है कि तुम मुझे भी कुछ सिखाओ, मैं भी तुम्हें कुछ सिखा सकूं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि छोटा बड़े को या बड़ा छोटे को नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो जिसके पास है वो उसको सिखाए, ठीक है। यही मेरा मानना है। और देखो, मैं इस चीज में नहीं बिलीव करता कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर देन अदर मैन, ठीक। क्यों? क्योंकि बेस्ट क्या है, इसका डेफिनेशन कहाँ है। अगर मान लो क्रिकेट की दुनिया में कोई बेस्ट है, तो फिर उसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ दिया तो फिर वो बेस्ट हो जाएगा, तो बेस्ट है क्या, ठीक है। इसी प्रकार मैं इस चीज में नहीं बिलीव करता प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर देन अदर मैन, ठीक है। तो इसी फिलोसफी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और आई होप तुम लोग पढ़ोगे, मस्त रहोगे, खेलते कूदते रहो, स्ट्रेस नहीं लेना है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।